Hello student, welcome to Debit and Credit classes. I am Abhijit. Today I am introducing class 11 chapter GST and subsidiary journals. कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? तो आज शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो हम पिछले क्लास में आपको बोला था, आप लोग को याद होगा कि जर्नल को वॉल्यूम कम करने के लिए हमने जर्नल को डिफरेंट कैटेगरी में सब डिवाइडेड करते हैं। इसको बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स ऑफ जर्नल। ये बुक्स ऑफ प्राइवेट है, ये सिर्फ हम जर्नल को वॉल्यूम कम करने के लिए करते हैं। वो कौन सा बुक्स है? कैश बुक, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड बाकी जो एंट्री पढ़ रहे थे उसको हम लिखते हैं जर्नल प्रॉपर में। आप इससे पहले है कैश बुक। कैश बुक बारे में हमने डिस्कस किया पिछले क्लास में। आप लोग अगर लास्ट हमारा क्लास देखा होगा तो उसमें कैश बुक कैसे बनाते हैं वो हमें डिस्कस किया था। कितना कलम होता है? सिंगल कलम कैश बुक, डबल कलम कैश बुक एंड ट्रिपल कलम कैश बुक। उसके बाद हमने बोला था कि पेटी कैश बुक। ये सारी चीज़ हमने समझाया था। आज हम समझाएंगे जो जर्नल का दूसरा सब डिविजन है, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, इसके बारे में। तो ये करने से पहले तो हमें जीएसटी के चक्कर क्या होता है वो आप लोग को समझाएंगे। जब आप कोई परचेस करते हैं या सेल्स करते हैं ना, तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ते हैं। तो जो टैक्स देना पड़ते हैं उसको बोलते हैं जीएसटी। ये है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीएसटी। ये 2017 में लागू हुआ है, इससे पहले नहीं था। इससे पहले बहुत से टैक्स था। गवर्नमेंट अलग अलग, सेंट्रल कुछ टैक्स देते थे, स्टेट्स कुछ टैक्स देते थे, सब कुछ मिला के हमें अलग अलग टैक्स भरना पड़ते थे। लेकिन 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मार्च कर दिया। मार्च करके एक ही नाम दे दिया कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम परचेज डे बुक करेंगे ना, वहाँ इसको यूज़ होगा। कैसे होगा वो हम आपको बताएंगे। अब देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्शन करते हैं, ये दो टाइप का टैक्स होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक स्टेट गवर्नमेंट का। सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, जिस स्टेट में बिजनेस हो रहा है उसी स्टेट्स टैक्स लेते हैं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट पहले क्या लेते थे? एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये तीन टाइप के टैक्स पहले सेंट्रल गवर्नमेंट क्लेम करते थे और लेते थे। और स्टेट गवर्नमेंट क्या लेते थे? ऑक्ट्रॉय, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। आपने पिक्चर देखते हो ना सिनेमा, तो जब पीछे का टिकट लेते हो उसमें टैक्स होता है, वो एंटरटेनमेंट टैक्स होता है। वैट, लक्सरी टैक्स, कोई लक्सरी गुड्स खरीदोगे तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स देते हैं। ऐसे लॉटरी खरीदोगे, लॉटरी में गवर्नमेंट टैक्स देते थे। तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट के पास आते थे। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तीन टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स। और स्टेट गवर्नमेंट के पास था ऑक्ट्रॉय, परचेज, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, लक्सरी टैक्स एंड टैक्स ऑन लॉटरी। तो 1917 में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया, इस सबको मार्च करके ना एक ही टैक्स बना दिया। मतलब ये अलग अलग टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, सबको मार्च करके एक टैक्स भरते, उसका नाम दिया जीएसटी। पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसमें क्या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया, जीएसटी को भी फिर सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, मतलब ये यूनियन टेरिटरी के लिए। और आईजीएसटी मतलब होता है कि इंडियन गवर्नमेंट सेल्स टैक्स। गवर्नमेंट, ये सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट लेंगे, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये स्टेट गवर्नमेंट को कुछ हिस्सा दे देंगे। ऐसे अगर यूनियन टेरिटरी का है उसका भी कुछ दे देंगे आप। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि जीएसटी को आप कितना परसेंट देंगे। इसका उन्होंने अलग अलग गुड्स के ऊपर अलग अलग उन्होंने कैटेगरी रखा है। मैक्सिमम जो गुड्स है उसके ऊपर 18% टैक्स लेंगे, मतलब 9% स्टेट का, 9% सेंट्रल का। ठीक है, वैसे जीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, ऐसे उन्हें टैक्स को डिवाइड कर दिया। कुछ चीज़ के ऊपर 5% है, कुछ चीज़ के ऊपर 28, कुछ लग्जरियस चीज़ जो है उसको 28, टीवी वगैरह खरीदोगे, कंप्यूटर खरीदोगे तो उसके लिए 28%।
कुछ चीज़ का 12% है, तो मैक्सिमम चीज़ जो है इसका 18% है। वो लेके अभी आपको दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, वो सब आपको उसमें होगा जब क्वेश्चन आएगा ना, उसमें लिखा होगा कि कितना परसेंट जीएसटी है, 18% है, 12% है, 5% है। आप लोग जब सामान खरीदते हो उसमें भी देखना, जो बिल देते हैं ना दुकानदार, बिल में लिखा होता है एक तो परचेस प्राइस, फिर उसके नीचे CGST इतना, SGST इतना। अब देखो, आपने एक सामान खरीदा है, ठीक है, वो सामान खरीदा तो दुकानदार एक बिल देंगे जिसको बोलते हैं इनवॉइस। बिल को हम क्या बोलते हैं? इनवॉइस। तो जो इनवॉइस देगा ना गवर्नमेंट ये परचेस करने के बाद, तो इनवॉइस का जो इनवॉइस है वो अगर दिल्ली में है, सपोज ये स्टेट दिल्ली है, दिल्ली में है और दिल्ली में हम काम कर रहे हैं, हमने माल खरीदा है दिल्ली से ही, उसका एड्रेस भी दिल्ली का है, तो फिर क्या करेंगे हम? 18% टैक्स देंगे, 9% CGST, 9% SGST, 9% सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 9% स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो उसका 9% दिल्ली गवर्नमेंट को मिलेगा है, तो 9% सेंट्रल को मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट को 9% मिलेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट को मिलेगा 9%। अगर बिल का एड्रेस दिल्ली में है, लेकिन अगर हमने ये माल परचेस किया गुरुग्राम से, तो गुरुग्राम से परचेस किया तो उसमें जो उन्होंने इन्वॉइस देगा, बिल देगा, उसमें गुरुग्राम का एड्रेस होगा, तो गुरुग्राम तो हरियाणा स्टेट में है, वो तो दिल्ली में नहीं है, तो उसमें क्या होगा? उसमें हम जो गवर्नमेंट के टैक्स देंगे ना, उसमें हो जाएगा IGST, क्योंकि वो दिल्ली गवर्नमेंट को वो टैक्स नहीं मिलेगा। जो भी हम परचेस किया दिल्ली में बैठ के, वो माल दिल्ली में यूज़ हो रहा है, लेकिन इन्वॉइस तो है हरियाणा का। अगर हरियाणा का इन्वॉइस है, उसका एड्रेस हरियाणा का लिखा हुआ है, तो हमें CGST SGST का जगह हमें 18%, पूरा 18%, 18% हमें IGST देंगे, वो जमा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, दिल्ली को कुछ नहीं मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर हरियाणा को देंगे, उनका हिस्सा जो है वो अलग बात है, वो अपना अपने हिस्से देंगे। तो ध्यान रखना, जो हम इन्वॉइस लेंगे, इन्वॉइस का एड्रेस क्या है और माल कहाँ यूज़ हो रहा है। अगर दिल्ली का एड्रेस है, दिल्ली में यूज़ हो रहा है, तो 18%, 9% दिल्ली गवर्नमेंट को मिलेगा, 9% सेंट्रल को मिलेगा। अगर बिल का एड्रेस हरियाणा का है, यूज़ हो रहा है दिल्ली में, तो वहाँ IGST लगेगा, वहाँ क्या है, पूरा पैसा में 18% सेंट्रल गवर्नमेंट दे देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट आगे फिर हरियाणा को देंगे, बांटेंगे, अलग बात है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, इसको जर्नल कैसे होगा? फॉर परचेज ऑफ गुड्स, हमने जब गुड्स परचेज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? मैंने बोला था कि गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज होता है, और गुड्स सेल करेंगे तो सेल्स होता है। तो उसके लिए एंट्री हो जाएगा आपको परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन यह GST है, सपोज यार GST भी पे करना है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू कैश। अगर कैश में, कैश या बैंक, अगर कैश में परचेज करेंगे, अगर क्रेडिट में करेंगे तो टू क्रेडिटर्स। ठीक है, इसी ध्यान रखना, इसलिए मैं कैश ऑब्लिक क्रेडिटर्स लिखा है। अब देखो CGST मतलब ये इसका जो इन्वॉइस है ना, वो इन्वॉइस है दिल्ली का, माल यूज भी दिल्ली में ही हो रहा है, या इन्वॉइस है महाराष्ट्र का और माल यूज भी महाराष्ट्र में ही हो रहा है, या इन्वॉइस है हरियाणा का, माल यूज हो रहा है हरियाणा में ही, हाँ। तो उस केस में क्या होता है? इनपुट CGST, मतलब ये इसको बोलते हैं इनपुट, परचेज को डिबिट करेंगे परचेज अमाउंट से, और इनपुट CGST अगर 80% GST है तो उसका आधा 9% चला जाएगा CGST में, और इनपुट SGST 9% चला जाएगा किसमें? स्टेट में। ठीक है, अब टू कैश और बैंक हमने ये परचेज प्राइस प्लस इन दोनों का जो 18% टैक्स का मिला के पे कर देंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर हुआ? फिर बताता हूँ, फॉर परचेज ऑफ गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश नॉर्मली होता है, ये हमें टैक्स CGST देना है, SGST देना है, क्योंकि इनका इन्वॉइस जो है वो दिल्ली का है और दिल्ली में ही माल यूज हो रहा है, इसलिए इनपुट बोलते हैं। क्यों ये हमारा इनपुट है, ये खर्चा हम इसको देंगे जिससे परचेज करेंगे क्रेडिटर्स को, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू CGST टू SGST इसको देंगे, टू क्रेडिटर्स को पूरा परचेज प्राइस प्लस ये प्राइस दोनों मिला के क्रेडिटर को पे कर देंगे। अब क्रेडिटर्स आगे ये गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स अगर हमने कैश में पे किया तो हमने खुद जमा करा देंगे इसको। ऐसे ही
फॉर सेल ऑफ गुड्स, अगर गुड्स सेल हो गया तो क्या एंट्री होता है, कैश और डेटर्स डेबिट टू सेल्स। या दो चीज़ और क्रेडिट हो जाएगा टैक्स का, उसको बोलते हैं आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। इसका भी मान लो आप दिल्ली का इन्वॉइस है, दिल्ली में ही हम माल बेचा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमें ज़्यादा मिलेगा क्योंकि सेल का पैसा प्लस टैक्स का पैसा। टैक्स का पैसा क्या, आउट, इसको जो हम परचेज करते हैं इनपुट बोलते हैं, और जब सेल करते हैं आउटपुट बोलते हैं। तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी ये आ जाएगा। तो सेल्स, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी टोटल मिला के जितना पैसा हो गया वो कैश और डेटर्स में डेबिट हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, अब आ गया परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर हम गुड्स से जगह फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं तो सेम हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स डेबिट टू बैंक। अब इसमें इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी दोनों डेबिट कर देंगे। ठीक है? फॉर एक्सपेंस, अगर कोई खर्चा हो गया जैसे रेंट पे किया या कमीशन पे किया या कार्टेज पे किया या कन्वेंस पे किया, तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक और कैश जो भी है। ऐसे अगर इनकम हो गया, उल्टा हो गया, पैसा आया, कमीशन रिसीप्ट, रेंट रिसीप्ट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा पूरा आ जाएगा टू इनकम अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। अरे समझ में, ये है जीएसटी का खेल। तो अगर विद जीएसटी है, विद जीएसटी तो होता ही है, आजकल सभी जीएसटी है, तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप आओगे ना तो एंट्री इस टाइप का होता है। ठीक है? तो ये क्लियर या क्लियर नहीं है, बताओ। अगर क्लियर है तो एक शाम से हम आपको समझाते हैं ये कैसे इसको एंट्री किया जाता है। देखो शाम, देखो जनवरी 2 में परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख ऑन क्रेडिट, जनवरी 5 में सोल्ड गुड्स फॉर ₹3 लाख ऑन क्रेडिट, एंड परचेज एंड जनवरी 10 में परचेज प्रिंटर, कंप्यूटर का प्रिंटर होता है, परचेस किया फॉर ₹50,000 बाई चेक से किया। 20 तारीख को पेड लीगल फीस, किसी एडवोकेट को लीगल फीस दिया 10,000, एंड जनवरी 22 को पेड रेंट एट द रेट ऑफ 2,000 बाई चेक से रेंट पे किया। और इस पर जीएसटी है 18%, जीएसटी चार्ज रहते हुए 18%। इसको जर्नल कैसे करेंगे? पहले क्या है, जनवरी 2 में परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख ऑन क्रेडिट। अगर क्रेडिट में हम परचेज करेंगे तो आप लोगों को पता है हमारा एंट्री क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो भी है उसका नाम आ जाता है। लेकिन यह जीएसटी है तो हमें इनपुट मिलेगा। अगर हम मान लो कि ये दिल्ली का एड्रेस है इनवॉइस में, और दिल्ली हमारा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो दिल्ली का ही है, तो सेम स्टेट का है, तो हम 9%, 18% टोटल जीएसटी है ना, 9% दिल्ली गवर्नमेंट को मिलेगा, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। इसलिए जानना हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख, 2 लाख की परचेज अकाउंट ना, टू इनपुट जीएसटी 9%, इसका 9% 18,000, इनपुट एसजीएसटी इसका 9% 18,000 टू क्रेडिटर्स 2,36,000। क्रेडिटर को हम 2,36,000 पे कर देंगे। इसमें से क्रेडिटर क्या करेंगे, 2,36,000 में से 36,000 जो है ये क्रेडिटर्स की इनकम नहीं है ना, गवर्नमेंट का पैसा है, तो उनको जमा करना पड़ेगा क्रेडिटर्स को। लेकिन पहले हम उनको पैसा देंगे तभी जमा कराएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, पैसा हमें देना पड़ेगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी करके क्रेडिटर्स को पेमेंट करना पड़ेगा 2,36,000। इसमें 2 लाख तक क्रेडिटर का पैसा है, से गवर्नमेंट के पैसा है, तो क्रेडिटर्स क्या करेंगे, ये जो 36,000 वो गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। चीज क्लियर हो गया? ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर ₹2 लाख ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में 2 लाख का माल सेल किया, तो इसके एंट्री क्या होता है, क्रेडिट में किया तो डेटर्स आ जाएगा। कैश में करते हैं, कैश बैक आ जाते हैं, तो क्रेडिट में किया डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन यहाँ जीएसटी है। ठीक है, ये जीएसटी हमारा एंट्री क्या होगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट होगा। डेटर से हम 3,54,000 लेंगे, जो भी 3 लाख के उस वक्त, तो सेल्स हुआ 3 लाख का, लेकिन रिटर्न में पैसा लगे 3,54,000। बाकी जो इसका 9% 27,000 है आउटपुट जीएसटी, और आउटपुट एसजीएसटी है 27,000, 9%। समझ गया ना, मतलब रिटर्न से हमें ले रहा है 3,54,000। 3 लाख तो हमारा सेल्स है, और 54,000 वो हमें जमा करना है, इसलिए हमने आउटपुट लिखा। आउटपुट मतलब हमें जमा करना पड़ेगा, इनपुट मतलब हम तो जमा कर देंगे ऑन बिहाफ ऑफ क्रेडिटर्स, और आउटपुट मतलब ये पैसा
हमें देंगे डेटर्स, डेटर्स पैसा देंगे, वो पैसा हमें गवर्नमेंट में जमा करना है। तो इनके लिए एंट्री होगा डेटर्स अकाउंट डेबिट 3,54,000, टू सेल्स 3 लाख, टू आउटपुट CGST 27,000, टू आउटपुट SGST 27,000। क्लियर हो रहा है? अब नंबर 3, थर्ड पॉइंट में आ जाओ। जनवरी 10 परचेस प्रिंटर फॉर ₹50,000 बाई चेक। एक कंप्यूटर का प्रिंटर हमने खरीदा। प्रिंटर हमारा फिक्स्ड एसेट्स होता है, तो प्रिंटर फिक्स एसेट, प्रिंटर का नाम ही आ जाएगा क्योंकि हमें बैलेंस शीट में एसेट से शो करना पड़ेगा इसको। तो एंट्री हो जाएगा हमें प्रिंटर को। हम जैसे प्रिंटर और भी बहुत सारी चीज़ होता है, टेलीफोन होता है, प्रिंटर होता है, हाँ, फैक्स मशीन होता है, बहुत सारा होता है, उसको बोलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। तो जनवरी 10 में ऑफिस इक्विपमेंट में डेबिट कर दिया 50,000, क्योंकि अलग अलग हेड है ना, प्रिंटर का भी कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे हेड हो जाता है, इस सारे ऑफिस में लगते हैं ना, इसे उसको बोलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। तो ऑफिस इक्विपमेंट 50,000, ठीक है। इसमें भी देखो 9% इनपुट CGST, 9% इनपुट SGST टू बैंक अकाउंट 59,000। तो अब पे करेंगे 59,000, इसमें से 9,000 जो है ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये 9,000 जो ये हमें पे करना पड़ेगा। कहाँ पे, किसको पे करेंगे? गवर्नमेंट को पे करेंगे। इसलिए हम ऑफिस इक्विपमेंट दिखा, तो जितना के पास क्या होता है 50,000, 9,000 गवर्नमेंट को पे करना है। इसमें 4,500 सेंट्रल गवर्नमेंट को, 4,500 स्टेट गवर्नमेंट को, और बैंक से हम पे करेंगे 5,900 पूरा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? जनवरी 20 पेड लीगल फीस ₹10,000। किसी एडवोकेट को उसका फीस के लिए हमने 20,000 रुपया, 20,000 हमने पे किया है। तो उनके लिए क्या एंट्री होगा? जनवरी 20 को लीगल एक्सपेंसेस 10,000, उसमें सेम इनपुट GST 9,000, इसका 9%, इनपुट SGST 9%, इसका 9,000, टू बैंक अकाउंट 11,800। इसमें क्या हो गया? 10,000 का तो हमने लीगल एक्सपेंसेस है, आज जो 18,000 है ये गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, इसलिए टू बैंक हो गया 1,18,000, 11,000, हाँ, 10,000 और 900 1,800, तो 11,800। क्लियर हो गया? तो ये देखो ऐसे साम हमें करना पड़ेगा। इसका आगे एक एंट्री और है, पेड रेंट ₹2,000 बाई चेक। चेक से रेंट पे किया, कब? 22 तारीख। तो 22 तारीख को रेंट अकाउंट डेबिट, इसमें CGST SGST आ गया 180, इसका 9%, इसका 9%, 2,360। इसमें रेंट कितना पे करना है? 2,000, और बाकी जो 360 है वो गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। अब फाइनल एंट्री हम करेंगे जो जमा करने के लिए। आउटपुट CGST कितना का है? देखो हमने किया है, वर्किंग्स किया है। वर्किंग्स देखो, पहले हमने क्या किया? इनपुट CGST, इनपुट कितना का है? देखो ये तो आउटपुट है, ये इनपुट है, ये इनपुट है CGST, इनपुट SGST। हाँ, हमने यह मान लिया इस क्वेश्चन में, देखो इनपुट 18,000 दोनों, तो 18,000 हो गया हमारा CGST, 18,000 हो गया SGST। नेक्स्ट ये आउटपुट है, ये इनपुट है 4,500, तो 4,500 प्लस ये है 900 रुपया, तो 900 रुपया प्लस, और ये हो गया आपको 180 रुपया, तो 180 रुपया प्लस। टोटल हमने इनपुट CGST कितना है? 23,580। 4 1 2 3 4 को टोटल कर लेंगे, तो ऐसे इनपुट जो हमारा SGST ऐसे अमाउंट होगा 23,580, ये भी 23,580, ये भी 23,580, क्योंकि जितना हमने CGST पे किया उतने SGST पे किया ना। और आउटपुट देखो, आउटपुट कितना है? आउटपुट है 27,000, CGST SGST 27,000, और कोई आउटपुट नहीं है, तो आउटपुट हमारा हो गया 27,000 CGST 27,000 SGST। तो हमने बैंक में कितना पे करेंगे? CGST पे कर दो। अब एक इसमें एक रूल्स है, जितना हमें बैंक में पे करना है ना आउटपुट, अब इनपुट कितना है? इनपुट में ऑलरेडी पे कर रखा है क्रेडिटर्स को, लेकिन उसका बेनिफिट हमें मिल जाएगा जब हम खुद आउटपुट पे करेंगे, तो उस इनपुट का हमें बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया ऑलरेडी। फिर हम जो आउटपुट पे करेंगे तो हमारा आउटपुट ज़्यादा हो रहा है ना, तो आउटपुट के साथ वो इनपुट हमें एडजस्ट हो जाएगा, जो माइनस कर देंगे, माइनस करके जो फिगर आएगा वही हम जमा कराएंगे। तो देखो टोटल हमारा आउटपुट है 27,000, इतना हमें जमा करना है, लेकिन हम ऑलरेडी इतना पे कर चुका है क्रेडिटर्स को, या खुद बैंक से खुद पे किया, तो हमारा 3,420 अभी और पे करना है GST का।
तो CGST कितना, SGST कितना, तो यहाँ भी देखो एंट्री आउटपुट CGST 27,000, ये 27,000 है ना, SGST 27,000 डेबिट कर दिया, इनपुट 23,580, इनपुट SGST 23,580 टू बैंक अकाउंट 6,840, इतना हम पे करेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है क्लियर? देखो इसमें आपका आउटपुट क्रेडिट था ना, आउटपुट को डेबिट कर दिया, सारे आउटपुट डेबिट कर दिया, आउटपुट लेजर अमाउंट नील हो जाएगा। इनपुट क्या था, डेबिट था, तो इनपुट को हम क्रेडिट कर देंगे सारे इनपुट को, तो इनपुट लेजर में नील हो जाएगा और इतना हमने जमा हो जाएगा बैंक में जो हमने कम जमा कराया। तो आइडिया लग गया आपको कि कैसे आउटपुट से इनपुट माइनस करके हम जमा करते हैं। ठीक है, तो ये है GST का टेक्निक। अब आप लोगों को तो आसान हो गया, पहले तो बहुत से टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी, ये देखो सेंट्रल कहना, स्टेट कहना, सब अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ता था। आजकल तो एक ही हो गया GST, 2017 से तो आसान कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सिर्फ CGST और SGST। अगर ये बिलिंग हरियाणा का है लेकिन दिल्ली में यूज हो जाए तो अब यहाँ ये दोनों का जगह एक ही आ जाएगा, IGST, इनपुट IGST, और पूरा 54,000 आ जाएगा, 36,000 आ जाएगा। इसमें भी एक ही आ जाएगा आउटपुट, 27,54 आ जाएगा, उसको क्या आएगा आउटपुट IGST। ठीक है, यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। अगर IGST है मतलब एक स्टेट का बिल है, एक स्टेट में यूज हो रहा है, तो उसके लिए हमें 18% पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर आपस में बांट देंगे। अगर सेम स्टेट का बिल भी है, एड्रेस भी सेम स्टेट का, यूज भी सेम स्टेट में हो रहा है, तो हमें 2 पार्ट करना पड़ेगा, CGST और SGST। 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो अभी आप लोग क्या देखा, आप लोग यही देखा, आप लोग ये देखा कि CGST एंड SGST का जो है ना, ये हमने 18% लिया। तो मैक्सिमम गुड्स में, मैक्सिमम देखो ना, तो उसमें 18% होता है, लेकिन कुछ ऐसे कुछ गुड्स है जिसमें, जैसे आप होटल में खाने जाओगे ना, उसका मेरा ख्याल से 2.5% है फूड में, 2.5 सेंट्रल गवर्नमेंट CGST होटल का बिल देखना, चाहे मॉल में जाओ या कहीं भी जाओ, जब खाओगे बिल देगा ना इनवॉइस, उस पर देखना नीचे लिखा होता है CGST कितना है, SGST कितना है, टैक्स बोलते हैं इसको। ऐसे जो लग्जरियस चीज़ है, जैसे TV हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सब में है 27%, लेकिन मैक्सिमम गुड्स जो है इसमें 12% ही होता है। कुछ गुड्स में फ्री होता है, जैसे एग्रीकल्चर आइटम्स से GST नहीं होता है, उसमें GST एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ आपको धीरे धीरे आएगा, जैसे जैसे आती जाएगा ना, ऐसे ऐसे हम समझ जाएंगे। अभी एक रफली आइडिया आपको इसलिए दे दिया क्योंकि हम जब ये परचेज डे बुक करेंगे, परचेज डे सेल्स डे बुक, तो उसका जो फॉर्मेट बनाएंगे उसमें GST का फॉर्मेट होगा, CGST SGST का फॉर्मेट होगा। तो आप सोचेंगे ये कहाँ से आ गया, ये क्या होता है CGST, क्या होता है SGST, इसे थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया। जैसे आपको बुक्स में तो एक चैप्टर है, GST का एक चैप्टर है, वो भी क्लियर हो गया, वो भी क्लियर होते जा रहा है, प्लस सब्सिडी बुक्स का जो फॉर्मेट बनाएंगे उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्या है देखो, एक होता है रिवर्स मैकेनिज्म। रिवर्स मैकेनिज्म क्या होता है पता है? जैसे किसी कॉन्सल्टेंट से एडवोकेट, मेनली एडवोकेट, डॉक्टर, ये सब होता है ना, ये सब अपना GST नहीं पे करते, इसका ये GST में रजिस्टर्ड नहीं होता है, तो उसका GST हमें ही पे करना पड़ेगा। मतलब इनपुट भी हमारा, आउटपुट भी हमारा, हम उसको इनपुट से रेस कर देंगे, उसको तो हम जितने, सपोज 10,000 रुपीज़ देना है किसी एडवोकेट को 10,000 रुपये दे दिया, फिर इनपुट में अगर 5,000 रुपये हमें डेबिट कर दिया तो आउटपुट में 5,000 क्रेडिट करना पड़ेगा, वो जमा करना पड़ेगा। मतलब हम ही उसको डेबिट भी करेंगे, क्रेडिट भी करेंगे, वो लोग कुछ नहीं करेंगे। जैसे क्रेडिटर्स से क्या है, क्रेडिटर्स को हमने क्या किया, ये देखो परचेज अकाउंट डेबिट, ये हमें डेबिट कर दिया, इनपुट, ये हमने क्या किया, क्रेडिटर्स को दे दिया, अब क्रेडिटर्स जमा करवाएंगे। लेकिन एडवोकेट के केस में क्या होता है, एडवोकेट को जमा नहीं करवाएंगे, जमा हमें ही करना पड़ता है। उसका एंट्री क्या हो, देखो हमें लिखा है रिवर्स मैकेनिज्म, एडवोकेट्स पेमेंट, उसमें पेमेंट है प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, ठीक है, टू कैश सेम, सपोज 10,000 है तो ये भी 10,000 हो जाएगा। अब उनका जो 18% बनता है ना, 18% टैक्स बनता है, उस इनपुट CGST, इनपुट SGST, 7,000 आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, ये जितना अमाउंट होगा या उतना ही अमाउंट होगा। इसलिए प्रोफेशनल एक्सपेंसेस और कैश एंड बैंक सेम अमाउंट होगा। सपोज ये 10,000 है तो ये भी 10,000, ये 5,000 है
तो ये भी 5,000, तो डेबिट क्रेडिट टैली हो गया ना। 10,000 आप दोनों को मिले 5,000, ये 10,000 दोनों को मिले 5,000। तो इसको बोलते हैं रिवर्स मैकेनिज्म सिस्टम। ये ओनली फॉर एडवोकेट, डॉक्टर, ये सब के लिए ये होता है। हाँ, तो एक रफली आइडिया आप लोग को हम दे दिया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जीएसटी का आइडिया तो आपको मिल गया। जैसे ये साम हमने करा दिया, हाँ, ऐसे जब जर्नल करेंगे तो अगर जीएसटी है तो इस टाइप का जर्नल हो जाएगा, जीएसटी अंदर आ जाएगा। और जीएसटी लास्ट में जमा कर देंगे तो हमारा एक जो लेजर खोलते हैं, एक सीजीएसटी का लेजर खोला था, एक एसजीएसटी का, दोनों लेजर घर में करके देंगे। घर में खोलना, घर में एक सीजीएसटी का लेजर भी खोल देना, एक एसजीएसटी का लेजर खोल देना। आप देखोगे जितना सीजीएसटी का डेबिट हो गया ना, हाँ, उतना ही क्रेडिट हो रहा है। जितना आउटपुट डेबिट हो रहा है उतना, जितना इनपुट डेबिट हो रहा है उतना इनपुट क्रेडिट हो रहा है। जितना आउटपुट क्रेडिट होता है उतना आउटपुट डेबिट हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो इसका आगे क्या है, हमें सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक तो पहले कर दिया। कैश बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डबल कलम कैश बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल कलम तो नहीं आते हैं जनरली, सिंगल कलम में बहुत कम ही आते हैं। डबल कलम में जहाँ कैश एंड बैंक 2 कलम होता है। तो कैश बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को फर्स्ट टाइम एग्जाम में एक शाम तो जरूर रहेगा कैश बुक से। ये बाकी जो आपको बुक्स है ना, यहाँ से यहाँ तक, दो नंबर से लेके 7 नंबर तक, ये सब बुक्स में शाम आते नहीं है उतना, वो कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। लेकिन नॉलेज आपको करना है। अगर बाई चांस आ गया, परचेज बुक बढ़ना बहुत आसान है, सेल्स बुक, इसको थोड़ा फॉर्मेट अलग अलग होता है। फॉर्मेट थोड़ा ध्यान रखना है। फॉर्मेट आपको अगर ध्यान आ गया ना तो ये उतना मुश्किल काम नहीं है, ये हो जाएगा। और ये सब तो आते नहीं है, सब ओनली फॉर थियोरेटिकल पर्पस के लिए है। परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, ये सब चीज़ होता है फॉर थियोरेटिकल पर्पस। चले, तो परचेज बुक का, सेल्स बुक का फॉर्मेट क्या है ना, वो मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि इसका फॉर्मेट कैसे होता है। उस फॉर्मेट में जीएसटी आ जाता है। क्या होता है, परचेज डेट, उसके पर्टिकुलर्स, उसके बाद क्या परचेज का डिटेल्स, उसके बाद आ जाता है आपको इनवॉइस नंबर में बिल नंबर, हाँ, फिर उसका बाद आ जाता है परचेज अमाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, टोटल अमाउंट। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी भी हो सकता है। 3 कलम बना लेंगे। आईजीएसटी आया तो आईजीएसटी में लिख देंगे, नहीं आया तो सीजीएसटी, एसजीएसटी में लिखे। एक साथ तीनों नहीं होगा, हाँ, या सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, फिर टोटल कलम। तो ये होता फॉर्मेट। अगर कोई हमने क्रेडिट, एक से और ध्यान रखना, ये ओनली फॉर क्रेडिट परचेस एंड क्रेडिट सेल। अगर क्रेडिट परचेस किया तो प्लेन जानने में लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम परचेस डेबिट में लिख दिए। उसका फॉर्मेट मैं आपको बता दिया। सेल्स डेबिट में सेम फॉर्मेट है, वहाँ सेल होता है। उस सब हम आपको अगले क्लास में दोनों फॉर्मेट पहले बता के फिर आगे बढ़ूंगा। आगे आपको क्या करना है, बाद बाकी जो आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा ना इन टर्म्स ऑफ मनी, वो जर्नल प्रॉपर में आता है। जर्नल प्रॉपर मतलब प्लेन जर्नल। अब इसके बाद क्या होता है, आपको पता है कि हम लेजर बनाते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में। अकाउंटिंग प्रोसेस में पहले बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, उस बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री का बैलेंस चेक करने के लिए, डेबिट क्रेडिट ठीक है कि नहीं, उस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक लेजर बनाते हैं, एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। वो किसी पर्टिकुलर डेट में होता है, कोई अकाउंट नहीं है कि पर्टिकुलर डेट में हम देखते हैं कि टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट इक्वल है या नहीं है। अगर दोनों साइड टैली हो गया तो करेक्ट है, दोनों साइड टैली नहीं हुआ तो कहीं गड़बड़ है। अगर आप सोचो, आप लेजर बनाने के बाद ट्रायल हम करेंगे, इसका अगला क्लास में हम करेंगे। जो अगला क्लास देखना आपको बहुत जरूरी है, अगला क्लास फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम परचेस और सेल्स बुक का जो फॉर्मेट है वो दिखाएंगे। उसके बाद ट्रायल बैलेंस के बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस दिखाएंगे। अगर ट्रायल बैलेंस बाई चांस आपको टैली नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे एज अकाउंटेंट? एज एन अकाउंटेंट आप तो क्या देखना, डेबिट साइड में आ रहा है 5 लाख, क्रेडिट साइड में आ रहा है 2 लाख। इससे मतलब कहीं गड़बड़ हो गया तो पता है कि डेबिट कार्ड तो बराबर होगा, लेकिन होने आप क्या ढूंढते रहोगे, आपके पास टाइम नहीं है इतना ढूंढने का। तो आप क्या करोगे, एक सस्पेंस अकाउंट लिख कर ना, जो इधर कम है, जो डेबिट समय है 5 लाख ठीक है, क्रेडिट समय 2 लाख आ रहा है, 3 लाख कम आ रहा है ना, तो क्रेडिट समय की एंट्री डाल दो, ऐसे हाथ से लिख दो बाई सस्पेंस अकाउंट 3 लाख। लेकिन सस्पेंस अकाउंट क्या है ये बाद में देखा जाएगा। अब आगे तो अकाउंटिंग प्रोसेस चलते रहेंगे, इसके बाद क्या होगा, इंटरप्रिटेशन होगा, ये होगा, सब कुछ हो जाएगा। फिर कम्युनिकेटिंग टू द पीपल, बैलेंस शीट बनेगा, कम्युनिकेटिंग टू द पीपल रिजल्ट है, वो सब चल जाएगा। अब क्या है, ये जो हमने देखा है ना ट्रायल बैलेंस, जो सस्पेंस अकाउंट रखा है ना, वो सस्पेंस अकाउंट क्यों आ रहा है, वो फिर हमें जब टाइम मिलेगा ना, अकाउंट का टाइम मिलेगा तो ढूंढेंगे। उससे बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स।
मतलब एरर क्या है उसको रेक्टिफिकेशन करना। अच्छा, तुमने अकाउंट स्टूडेंट है ना, एक बात समझना, अकाउंट्स में कहीं गलती हो गया, गलती तो होगा ही, इतना बड़ा बड़ा हिसाब रखोगे तो नहीं गलती होगा, तो गलती अगर हो गया तो हम काट नहीं सकते उसको। जनरली हम क्या करते हैं, काट देते हैं, रबर से मिटा देते हैं या फ्लूट लगाते हैं, ऐसे सब नहीं चलते अकाउंट्स में। अगर गलती हो गया तो आपको एक जर्नल और डाल के गलती सुधारना पड़ेगा। मतलब एक जर्नल में गलती हो गया देखने में, अब एक जर्नल और डाल के उसको सुधारना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो जब ट्रायल बैलेंस करनी होगा तो सस्पेंस अकाउंट लेके आप रेक्टिफिकेशन एरर्स बनाएंगे। तो ये सब आपको आगे आगे चैप्टर में है। तो आगे चैप्टर में आपको हम क्या करने जा रहा है मैं बता रहा हूँ। पहले आपको परचेज बुक सेल्स बुक फॉर्मेट बता दूंगा, इसके बाद ट्रायल बैलेंस बताऊंगा। ट्रायल बैलेंस में अगर टैली होगा ठीक है, टैली नहीं होगा तो सस्पेंस अकाउंट, वो सस्पेंस अकाउंट लेके हम आपको रेक्टिफिकेशन एरर्स बताएंगे जी, कहाँ कहाँ गलती होगी, गलती कैसे ढूंढते हैं और उसको कैसे सुधारा जाता है। गलती को तो ठीक करना पड़ेगा ना, तो गलती को हम कैसे ठीक करेंगे वो अब अगले क्लास में बोलेंगे। तो समझ में आ गई सारी चीज़। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो फिर अगला क्लास जरूर ज्वाइन करना। अगला क्लास ज्वाइन करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ चलोगे ना तो आपका अकाउंट बहुत आसान हो जाएगा। अगर किताब देखोगे तो किताब में इतना हौच पौच आगे पीछे ऐसे लिखा हुआ है ना कि आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। तो मेरे साथ चलते रहो, आप लोग को ट्यूशन का कोई जरूरत नहीं है, इससे ही आपको सारी चीज़ हो जाएगा, इतना हम आपको गारंटी दे सकता हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं तो हूँ ना, मैं कहाँ गया, मैं तो आप लोगों के लिए हूँ सॉल्व करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप सबका अच्छा हो जाए, अच्छा मार्क्स है, 80-90% मार्क्स है, आप लोगों को भी अच्छा होगा, हमें भी खूब आनंद होगा कि कोई हमारा चीज़ पढ़ के इतना मार्क्स लेके आया है। तो ध्यान देना, हाँ थोड़ा प्रैक्टिस करना, फिर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखना कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, मेरा गारंटी है। ठीक है, तो आज फिर चलते हैं, अगले क्लास में देखेंगे। तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ, तो थैंक यू, फिर मिलेंगे, चलते हैं।